घने जंगल के बीचों बीच एक अत्यंत प्राचीन मंदिर स्थित था। मंदिर के बाहर एक विशाल बरगद का वृक्ष खड़ा था। उसी वृक्ष के नीचे गणेश साधु ने चारों ओर सिंदूर से एक गोल तांत्रिक घेरा बनाया हुआ था। साधु आंखें बंद किए तेज आवाज में मंत्रों का जाप कर रहा था। ओम ह्रीं क्लीं तिलिस्माय नमः। ओम मायावी शक्तिये सिद्धिं देहि। अगले ही पल तांत्रिक घेरे के भीतर अचानक रंग बिरंगी किरणें घूमने लगीं। धीरे धीरे उन किरणों के बीच एक बेहद सुंदर और चमकदार अंगूठी प्रकट हो गई। तो आखिरकार तिलिस्मी अंगूठी को मैंने सिद्ध कर ही लिया। वर्षों की मेरी तपस्या सफल हो गई। तभी अचानक पीछे खड़े एक विशाल वृक्ष के पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी तेजी से दौड़ता हुआ बाहर निकला। वो बिना बल गंवाए सीधे तांत्रिक घेरे के भीतर कूद गया और अंगूठी को उठाकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। कौन है तू? जादूगर दक्ष को नहीं जानता क्या साधु? बरसों से तेरी साधना पर नजर रखे हुए था। मैं जानता था कि तू इस मायावी अंगूठी को सिद्ध कर रहा है। जिस दिन ये अंगूठी सिद्ध हो जाती, तू संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन जाता। मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब तू इसे सिद्ध करे और मैं तुझे इससे छीन लूं। इतना कहकर दक्षराज तेजी से जंगल की ओर भागने लगा। हे, रुक जा दक्षराज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। साधु भी क्रोधित अवस्था में उसके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ देर तक दोनों घने जंगल के बीच दौड़ते रहे। दक्षराज बार बार पीछे मुड़कर साधु को देख रहा था। दौड़ते दौड़ते अचानक उसका पैर जमीन से बाहर निकली लड़खड़ाता हुआ आगे की ओर गिर गया और उसी दौरान उसकी मुट्ठी से तिलिस्मी अंगूठी छूट गई। ठीक सामने एक अत्यंत प्राचीन और विचित्र कुआं मौजूद था। कुएं के भीतर केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था। अंगूठी हवा में कई बार घूमती हुई सीधे उसी कुएं के अंदर जा गिरी। दक्षराज हैरानी से उस कुएं को देखने लगा। अब यहाँ खड़ा खड़ा घूर क्या रहा है? जाकर तिलिस्मी अंगूठी को कुएं के अंदर से निकाल कर क्यों नहीं लाता? तू चाह कर भी अंदर नहीं जा सकता। कुएं के अंदर तो तुम भी नहीं जा सकते साधु। अगर यह अंगूठी मेरी नहीं हुई तो तुम्हारी भी नहीं होगी। हाँ, मैं नहीं जा सकता, पर मुझे खुशी इस बात की है कि अंगूठी तेरे जैसे बुरे मनुष्य के हाथ नहीं लगी। लेकिन याद रखना साधु, आज नहीं तो कल मैं इस अंगूठी को प्राप्त करके ही रहूंगा। ये तिलिस्मी अंगूठी मेरी है। दक्षराज जिस चीज को हासिल करने की सोच लेता है, उसे पाकर ही रहता है। इतना कहकर दक्षराज रहस्यमय तरीके से वहां से गायब हो गया था। शंकरपुर गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लकड़हारा कड़ी धूप में मेहनत से लकड़ियां काट रहा था। कुछ देर बाद दूसरा लकड़हारा वहां आया। बाप रे बाप! अरे भाई, इतनी तेज धूप में लकड़ियां काहे काट रहे हो अर्जुन? अब पसीना तुम्हारे पूरे शरीर से बह रहा है, देखो तो जरा। अरे भैया, लकड़ी ना काटूं तो और क्या करूं? माँ कुछ दिनों से बीमार चल रही है। मुझे उनके इलाज के लिए रोज दवाइयाँ लेकर आनी पड़ती है। लकड़ी ना काटूं तो क्या करूं?
इतना कहकर अर्जुन फिर से मेहनत से लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद वो लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर बाजार पहुंचा। वहां लकड़ियां बेचने के बाद वो सीधे वैद्य से जड़ी बूटी खरीदकर अपने घर लौट आया। घर के अंदर उसकी माँ सावित्री कमजोर हालत में चारपाई पर बैठी हुई थी। माँ, ये लो तुम्हारे लिए जड़ी बूटी ले आया, लो। मेरे बेटे, आखिर तू मेरे लिए कितनी मेहनत करेगा? दिन भर मेहनत से लकड़ियां काटता है और अपनी सारी कमाई मेरे लिए जड़ी बूटी खरीदने में लगा देता है। माँ, मेरा बस चले तो संसार की सारी खुशियां तुझे लाकर दे दूं, लेकिन क्या करूं, तेरा बेटा गरीब है ना। मुझे विश्वास है कि तू हमेशा गरीब नहीं रहेगा। देखना, एक दिन तेरा भाग्य जरूर बदलेगा। तेरे भाग्य में राजकुमारी लिखी होगी। ए माँ, मैंने अब दिन में सपने देखना छोड़ दिए हैं। अच्छा माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से तू मेरे लिए कुछ खाना बना दे। अरे पेट के चूहे हाथी हो गए हैं, बोल रहे हैं भूख लगी है, भूख लगी है, खाना दो, भूख लगी है। कुछ देर बाद अर्जुन खाना खाकर गहरी नींद में सो गया। अगले दिन सुबह अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी लेकर दोबारा जंगल की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में गांव का संपन्न किसान धनराज उसे मिल गया। आजी अर्जुन अर्जुन अर्जुन, भैया अर्जुन, अरे भाई मैं तेरे ही घर जा रहा था। ये बता कि तू मेरा कर्ज कब चुका रहा है, कब लौट आएगा? देखिए धनराज जी, मैं आपका कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा। मैं कहीं लेके भाग नहीं जाऊंगा। भाग तो तू पाएगा भी ना। तूने केवल मुझसे नहीं बल्कि गांव के और लोगों से भी कर्जा उठा रखा है और उनका भी पैसा नहीं लौटा रहा। देख अर्जुन, मैं तुझे 2 दिन का समय देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। चुपचाप पैसे लौटा दे, फालतू की नौटंकी ना कर, समझा? नहीं तो बड़े आए बात करते हैं। इतना कहकर धनराज वहां से चला गया। अर्जुन कुछ पल तक निराश खड़ा रहा, फिर जंगल की ओर बढ़ गया और दोबारा लकड़ियां काटने लगा। शाम के समय अर्जुन बाजार में लकड़ियां बेचकर अपने घर वापस लौट रहा था। तभी अचानक बाजार में भगदड़ मच गई। लोग तेजी से इधर उधर भागने लगे। अर्जुन हैरानी से एक आदमी से बोला, अरे 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 अरे, क्या हो गया? ए भाई, क्या बात है? अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, सब लोग ये अचानक से भाग क्यों रहे? क्या हो गया? अरे अरे अरे, क्या तुमको नहीं पता भाई? हमारे चंदनगढ़ राज्य की राजकुमारी प्रतिभा गांव में पधारी हुई है। महाराज का सख्त आदेश है कि जब राजकुमारी बाजार से गुजरे तो कोई भी पुरुष उनकी तरफ नजर उठाकर ना देखे, और अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसे तुरंत मृत्यु दंड दिया जाएगा। मैं तो चला। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। अरे अरे, रुको, सुनो। लेकिन मैंने तो सुना है कि राजकुमारी प्रतिभा बहुत सुंदर है। अरे सुंदरता ही बड़ी खतरनाक होती है भैया। कहीं सुंदरता देखने के चक्कर में अपनी जीवन की सुंदरता न खत्म कर लेना। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। कुछ ही देर में पूरा बाजार शांत हो गया। अर्जुन भी डरते हुए एक बड़े वृक्ष के पीछे जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद कुछ सैनिक घोड़ों पर सवार होकर वहां से गुजरे। उनके बीचों बीच एक सुंदर युवती शाही वस्त्रों में बैठी हुई थी। जैसे ही अर्जुन की नजर राजकुमारी प्रतिभा पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, राजकुमारी प्रतिभा
वास्तव में बहुत सुंदर हैं। जितनी प्रशंसा सुनी थी उससे कहीं ज्यादा सुंदर। कुछ देर बाद राजकुमारी का काफिला वहां से गुजर गया। अर्जुन भी चुपचाप अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही अर्जुन ने बाजार की सारी घटना अपनी माँ को बताई। माँ, पता है आज मैंने राजकुमारी को देखा। हे, जैसे ही मैंने उनको देखा मैं अपनी सारी चिंताएं भूल गया, वरना मैं तो धनराज की वजह से बहुत परेशान था माँ। अब पता नहीं धनराज 2 दिन बाद आकर क्या करेगा। हाँ, अब जो भी हो माँ, कहीं ना कहीं से तो उसके कर्ज का इंतजाम करना ही होगा। क्या करेंगे, लिया है तो वापस। हाँ। इतना कहते कहते अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक घर का दरवाजा खटखटाया गया। सावित्री ने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा दिखाई दिया और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। राम राम भाभी। अरे मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे भाभी? ये सुनकर सावित्री चौंक गई। क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानोगे भी कैसे? मैं पहली बार इस गांव में आया हूँ और आपने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है चंद्रसेन। सावित्री मुस्कुराते हुए चंद्रसेन को अंदर बुला लेती है। चंद्रसेन अंदर आकर चारपाई पर बैठ गया। अर्जुन सवालिया नजरों से अपनी माँ को देखने लगा। चंद्रसेन अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराया। कैसे हो मेरे भतीजे? क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। अब मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। अब भैया, मेरा नाम है भतीजे चंद्रसेन। मैं तुम्हारे पिता का चचेरा भाई हूँ। अब क्या है कि बरसों पहले मैं तुम्हारे पिता के साथ व्यापार किया करता था। हम दोनों बहुत अच्छे से व्यापार करते थे। अब व्यापार के सिलसिले में मैं विदेश चला गया। वर्षों बाद मैं लौट के आया हूँ। तब मुझे पता चला कि मेरा चचेरा भाई अमित अब इस संसार में नहीं रहा। ये सुनकर अर्जुन हैरानी से अपनी माँ की ओर देखने लगा। हाँ, बहुत समय पहले हमारे हालात ऐसे नहीं थे। मेरे पति एक बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन व्यापार में अचानक उन्हें बहुत नुकसान हुआ और फिर हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। वो हमेशा चिंता में रहने लगे और उसी चिंता में संसार छोड़कर चले गए। हाँ, वही तो मुझे इस गांव आकर पता चला भाभी। लेकिन आप चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं सब कुछ ठीक ठाक कर दूंगा। हाँ, मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। इसके बाद चंद्रसेन और अर्जुन काफी देर तक बैठकर बातें करते रहे। अगले दिन सुबह अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने के लिए घर से निकल रहा था। तभी अचानक चंद्रसेन उसके सामने आ गया और उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली। मेरे भतीजे, कल मैंने क्या कहा था कि अब मैं आ गया हूँ। तुम्हें जंगल में लकड़ियाँ काटने की कोनो जरूरत ना है बेटा। लेकिन चाचा, अगर मैं लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो धन कैसे कमाऊंगा? बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता जैसा बनाऊंगा। मैं तुम्हें व्यापार करना सिखाऊंगा। लेकिन चाचा, व्यापार करने के लिए तो धन की जरूरत होती है। हाँ, तुम्हारा चाचा किस काम आएगा? व्यापार के लिए मैं तुम्हें धन भेज दूंगा ना भाई, क्या बात की चिंता है? चाचा, गांव में
मतलब गांव में पहले ही मेरे ऊपर बहुत कर्ज है चाचा, वो भी मुझे चुकाना है। मैं और उधार उधार नहीं 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 नहीं। ये सुनते ही चंद्रसेन ने तुरंत अपनी जेब से सोने के सिक्कों की एक भारी पोटली निकाली। उसने वो पोटली अर्जुन की ओर बढ़ा दी। ये है सोने के सिक्के। अरे जाकर जिन जिन लोगों के कर्ज हैं उन सबको वापस कर दो, क्योंकि कल हम दूसरे राज्य व्यापार करने के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, जाओ। अरे तुम भी क्या याद रखोगे, कौन सा चाचा से तुम्हारा पाला पड़ा है। ये सुनकर अर्जुन खुशी से मुस्कुराने लगा और तुरंत घर से बाहर निकल गया। शाम तक अर्जुन ने गांव के सभी लोगों का कर्ज चुका दिया। घर लौटते ही वो मुस्कुराते हुए चंद्रसेन के पास गया। चाचा, अब मैंने गांव में जिन जिन लोगों से कर्ज लिया था सब का चुका दिया। अगले दिन चंद्रसेन सावित्री से बोला, हाँ तो भाभी, मैं अर्जुन को दूसरे राज्य व्यापार सिखाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। अगर 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 आप आज्ञा दें तो। माँ आज्ञा दे दो ना। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पुत्र व्यापार सीखे और अपने पिता की तरह बने? माँ आज्ञा दे दो ना, दे दो ना। चाहती हूँ बेटा, लेकिन तू कभी मुझसे दूर नहीं गया। फिर भी तेरी तरक्की के आगे मैं नहीं आऊंगी। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कुछ ही देर बाद चंद्रसेन और अर्जुन दूसरे राज्य की ओर रवाना हो गए। कई घंटों की यात्रा के बाद दोनों एक घने जंगल में पहुंचे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और अजीब सी शांति फैली हुई थी। हाँ चलो अर्जुन, हम यहाँ कुछ देर आराम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो। अर्जुन और चंद्रसेन एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ देर तक चंद्रसेन गहरी सोच में डूबा रहा। फिर अचानक उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, क्या तुम्हें पता है भतीजे कि बरसों पहले मैं और तुम्हारे पिता जब व्यापार करते थे ना, तब तुम्हारे पिता अपना काफी धन जंगल के एक कुएं में छिपा कर रखते थे। तुम्हारे पिता का बहुत सारा धन आज भी इस कुएं के अंदर पड़ा है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या? लेकिन माँ ने तो मुझे कभी इस बारे में बताया नहीं चाचा। हाँ बेटा, क्या है कि वो कुआं यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इस जगह पर आए हैं तो मुझे अचानक से उस कुएं की याद आ गई। चलो ना, वहां से तुम्हारे पिता का धन निकाल लेते हैं। तुम्हारे पिता डाकुओं से बचने के लिए कभी कभी धन की पोटलियां उस कुएं के अंदर फेंक दिया करते थे। चाचा, लेकिन आपको भरोसा है ना कि वो धन अभी भी वहां होगा? मतलब हो सकता है कि कोई उसे वहां से ले गया हो। ना, क्योंकि उस कुएं के बारे में डरावनी अफवाहें मशहूर हैं। वहां कोई भटक कर भी नहीं जाता। लेकिन मैं और तुम्हारे पिता जानते थे कि वो केवल अफवाह है। चलो अब देर मत करो, आ जाओ आ जाओ। कुछ देर बाद चंद्रसेन अर्जुन को जंगल के भीतर एक विचित्र कुएं के पास लेकर पहुंचा। कुआं बेहद प्राचीन दिखाई दे रहा था। उसकी पत्थर की दीवारों पर काई जमी हुई थी और भीतर केवल गहरा अंधेरा नजर आ रहा था। चंद्रसेन ने तुरंत अपने थैले से एक मजबूत रस्सी निकाली। चलो बेटा, रस्सी के सहारे आराम आराम से नीचे चले जाओ। जब सारी पोटलियां मिल जाएं तो मुझे आवाज दे देना, मैं ऊपर की तरफ तुम्हें खींच लूंगा। ठीक है बेटा, आराम से जाना बेटा, आराम से, है ना? जा मेरे भतीजे, जा जा जा। जैसी आपकी आज्ञा चाचा जी।
कुछ ही देर बाद अर्जुन रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगा। नीचे पहुंचकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे वहां कोई पोटली दिखाई नहीं दी। चाचा जी, नीचे तो कुछ भी नहीं है। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चमकदार अंगूठी पर गई। अर्जुन ने झुककर वो अंगूठी उठा ली। चाचा जी, लेकिन नीचे एक अंगूठी है। ये सुनते ही ऊपर खड़े चंद्रसेन की आंखों में चमक आ गई। क्या क्या कहा भतीजे? नीचे केवल एक अंगूठी है, वहां कोई पोटली ओटली नहीं है क्या? नहीं है चाचा जी। अच्छा तो ठीक है बेटा, उस अंगूठी को पहनना मत, बस उसे ऊपर लेकर आ जाओ। हो सकता है कि कोई और उस कुएं में उतरकर सारा धन ले गया हो, है ना? पहनना मत बेटा। हाँ ठीक है चाचा जी। अर्जुन अंगूठी हाथ में लेकर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया। एक काम करता हूँ, अंगूठी पहन कर देख लेता हूँ, ऊपर जाकर बाद में चाचा को दे दूंगा। हाँ। अर्जुन ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और ऊपर खड़े चंद्रसेन की ओर देखा। चाचा जी, अब रस्सी ऊपर खींच लीजिए। चंद्रसेन तुरंत रस्सी खींचने लगा। कुछ ही देर बाद अर्जुन कुएं से बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही चंद्रसेन की नजर अर्जुन की उंगली में पहनी अंगूठी पर पड़ी, उसका चेहरा क्रोध से भर उठा। अरे नालायक कहीं के भतीजे, बेवकूफ, अकल के अंधे। अरे मैंने तुझसे कहा था ना कि तुझे ये अंगूठी नहीं पहननी है, मत पहनना मत पहनना, क्यों पहन लिया तूने? हैं? तभी अचानक अंगूठी से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और वो किरणें सीधे चंद्रसेन के चेहरे से टकराईं। अगले ही पल उसका चेहरा बदलने लगा। धीरे धीरे उसका रूप बदलकर एक दूसरे व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। हैं? ये क्या हो रहा है? ये अंगूठी की किरणें तुम्हारे ऊपर पड़ते ही तुम्हारा चेहरा क्यों बदल गया चाचा? आखिर ये कैसी तिलिस्मी अंगूठी है? तभी अंगूठी के भीतर से रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। मैं एक तिलिस्मी अंगूठी हूँ। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो तुम्हारा चाचा नहीं, बल्कि इस राज्य का सबसे खतरनाक जादूगर दक्षराज है। ये सुनकर अर्जुन की आंखें फैल गईं। ये तिलिस्मी अंगूठी सच कह रही है। मैं जादूगर दक्षराज ही हूँ। इस अंगूठी को मैंने एक साधु से छीना था, लेकिन बदकिस्मती से ये अंगूठी इस पवित्र कुएं में गिर गई। ये देवताओं का कुआं है। इसके अंदर वही प्रवेश कर सकता है जिसका जन्म ग्रहों के मिलन की दुर्लभ रात में हुआ हो, और तुम्हारा जन्म उसी रात में हुआ है अर्जुन। जब ये बात मुझे पता चली, तब से मैं तुम पर नजर रखने लगा। मुझे पता चला कि तुम अपनी माँ के साथ रहते हो और बचपन में ही अपने पिता को खो चुके हो। बस इसीलिए मैं अपना रूप बदलकर तुम्हारे घर पहुंचा और तुम दोनों से कहा कि मैं तुम्हारे पिता का चचेरा भाई हूँ, जबकि मेरा तुमसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर अर्जुन का चेहरा क्रोध से भर गया। अच्छा, तो तुम कोई चाचा वाचा नहीं बल्कि धोखेबाज हो तुम। तभी अंगूठी के भीतर से फिर आवाज आई। अगर तुम कहो तो मैं इस जादूगर को पल भर में पत्थर बना सकती हूँ। ये सुनते ही दक्षराज घबरा गया। अगले ही पल उसके चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी घूमने लगी और वो अचानक वहां से गायब हो गया।
अब अर्जुन समझ चुका था कि उसके हाथ में साधारण नहीं बल्कि एक मायावी तिलिस्मी अंगूठी है। क्या तुम मेरे घर मुझे पहुंचा सकती हो क्या? अगले ही पल अंगूठी चमकने लगी। रंग बिरंगी रोशनी अर्जुन के चारों ओर घूमी और वो वहां से गायब होकर सीधे अपने घर पहुंच गया। अर्जुन को अचानक अपने सामने प्रकट होता देखकर सावित्री घबरा गई। ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना अपनी माँ को बता दी। और माँ, इस तरह से ये तिलिस्मी अंगूठी मुझे मिल गई। और माँ, वो कोई चाचा वाचा नहीं था, बल्कि बहरूपिया जादूगर था। वो धोखेबाज कहीं का, चालबाज। अच्छा हुआ तूने ये अंगूठी पहन ली। अगर तू इसे नहीं पहनता तो पता नहीं वो जादूगर तेरे साथ क्या करता। तभी अर्जुन ने अंगूठी की ओर देखा। ए अंगूठी, ये बताओ कि क्या तुम मेरी माँ को स्वस्थ कर सकती हो? अगले ही पल अंगूठी से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और सावित्री के शरीर पर पड़ने लगीं। कुछ ही क्षणों में सावित्री पूरी तरह स्वस्थ हो गई। हाँ, माँ, ये अंगूठी तो सचमुच में तिलिस्मी अंगूठी है। ये तो फिर हमें धनवान भी बना सकती है माँ। तभी अचानक अर्जुन की आंखों के सामने राजकुमारी प्रतिभा का चेहरा घूम गया। हाँ, जब मैंने पहली बार राजकुमारी प्रतिभा को देखा तभी उन पर अपना मन हार बैठा। ये अंगूठी, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा विवाह राजकुमारी प्रतिभा से हो जाए? हाँ? क्यों नहीं, मैं तिलिस्मी अंगूठी हूँ। मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस समय राजा विक्रम और उनकी पुत्री घने जंगल में फंसे हुए हैं। एक शेर उन्हें घेर कर खड़ा है। मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकती हूँ। तुम उस शेर को आदेश देना कि वो वहां से चला जाए। वो तुम्हारा आदेश मान लेगा। राजा विक्रम तुमसे प्रभावित हो जाएंगे और अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर देंगे और इस तरह तुम राजा भी बन सकते हो। लेकिन शेर मेरा आदेश क्यों मानेगा? क्या बात करती हो? क्योंकि उसे आदेश मानने के लिए मैं बाध्य करूंगी। राजा विक्रम नहीं जानते कि तुम्हारे पास तिलिस्मी अंगूठी है। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की है? मुझे तुरंत वहां पहुंचा दो। चलो। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी अर्जुन के चारों ओर घूमी और वो वहां से गायब हो गया। अगले ही पल अर्जुन घने जंगल में प्रकट हो गया। सामने एक विशाल शेर दहाड़ते हुए राजा विक्रम और राजकुमारी प्रतिभा को घेरकर खड़ा था। अर्जुन तेजी से दौड़ता हुआ शेर के सामने पहुंचा। दफा हो जाओ यहां से। ये हमारे राज्य के महाराज हैं। अगर तूने इनकी पुत्री की तरफ बुरी नजर से देखा ना, याद रखना, मैं तुझे शेर से गधा बना दूंगा। निकल जा यहां से, निकल। शेर ने अपनी नजरें झुका ली और धीरे धीरे वहां से चला गया। कौन हो तुम? प्रणाम महाराज। महाराज, मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ। लेकिन ये कैसे संभव हुआ कि शेर तुम्हारा कहना मान गया? कैसे शेर ने तुम्हारा कहना माना? कैसे? महाराज, मैं बचपन से ही बहादुर हूँ। शेर तो क्या, यूं समझ लीजिए कि जंगल का हर जानवर मेरा आदेश मानता है। ये सुनकर राजकुमारी प्रतिभा मुस्कुराने लगी। पिताजी, आप हमेशा कहते थे कि आप अपनी पुत्री का विवाह किसी बहादुर व्यक्ति से करेंगे। हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहते हैं।
लेकिन महाराज, मैं तो एक साधारण सा लकड़हारा हूं। चिंता क्यों करते हो? शादी के बाद तुम लकड़हारे से सीधे राजा बन जाओगे। कुछ ही दिनों में अर्जुन और राजकुमारी प्रतिभा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। अर्जुन अपनी मां सावित्री को भी राजमहल ले आया। राजा विक्रम ने अर्जुन को राज्य का नया राजा घोषित कर दिया। समय खुशी खुशी बीतने लगा। एक दिन अर्जुन राजमहल के बगीचे में बैठा हुआ था। तभी राजकुमारी प्रतिभा वहां आई। जब भी मैं उस दिन को याद करती हूँ, मुझे आज भी विश्वास नहीं होता। मैं समझ नहीं पाती कि शेर तुम्हारा कहना मानकर वहां से कैसे चला गया। मैंने कहा था ना, बचपन से ही जंगल के जानवर मेरा आदेश मानते हैं। देखो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। तुम्हारे पास जरूर कोई रहस्यमयी शक्ति है। शायद उस समय तुम मुझे बताना नहीं चाहते थे, लेकिन अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या अब भी नहीं बताओगे? चलो ठीक है, मैं तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगा। अब तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन ने तिलिस्मी अंगूठी का पूरा रहस्य अपनी पत्नी को बता दिया। ये सुनकर राजकुमारी प्रतिभा चौंक गई। अरे, मेरे पति के पास इतनी शक्तिशाली अंगूठी है और मुझे पता भी नहीं। जरा मुझे भी ये अंगूठी दिखाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अर्जुन जैसे ही अंगूठी उतारकर राजकुमारी प्रतिभा को देने लगा, तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी। खबरदार, अंगूठी राजकुमारी को देने की गलती से भी मत करना राजकुमार अर्जुन, वरना सर्वनाश हो जाएगा। अर्जुन तुरंत पीछे पलटा। उसके पीछे वही साधु खड़ा था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मेरी पत्नी है, पत्नी। और तुम्हें महल के अंदर किसने आने दिया? कैसे आए तुम यहां तक? ये तुम्हारी पत्नी नहीं, बल्कि एक बहरूपिया है, जादूगर दक्षराज। तुम्हारी असली पत्नी तो अभी महल के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी दूर से असली राजकुमारी प्रतिभा वहां आती दिखाई दी। ये क्या? अगर वो राजकुमारी प्रतिभा है, तो मेरे साथ अब तक बगीचे में कौन थी? अगले ही पल नकली राजकुमारी का रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वो जादूगर दक्षराज बन गया। दक्षराज क्रोधित होकर साधु की ओर देखने लगा। ओह, तूने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया साधु। अगर तू कुछ और देर नहीं आता तो ये मुझे अपनी पत्नी समझकर अंगूठी दे देता ना। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओह! समझे अर्जुन, ये जादूगर तुमसे अंगूठी छीन ही नहीं सकता था जब तक तुम अपनी इच्छा से इसे ना दो। इसी वजह से कुएं के पास भी ये तुमसे अंगूठी छीन नहीं पाया, क्योंकि तुम अंगूठी पहन चुके थे और उसका रहस्य सामने आ चुका था। अब देर मत करो, अंगूठी को आदेश दो कि ये इसे पत्थर का बना दे। जल्दी करो। अर्जुन ने तुरंत अंगूठी की ओर देखा। जल्दी से जादूगर दक्षराज को पत्थर बना दो। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें दक्षराज के शरीर से टकराईं। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर पत्थर में बदल गया। बच्चे, ये अंगूठी मेरी थी। मैंने इसे मानवता की भलाई के लिए सिद्ध किया था। हाँ, इसे छीनने वाला शत्रु अब पत्थर का बन चुका है। इतना कहकर अर्जुन ने अंगूठी उतारी और साधु की ओर बढ़ा दी। ये लीजिए साधु महाराज, आपकी अमानत।
हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बहुत अच्छे। अगले ही पल साधु रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहां से गायब हो गया। असली राजकुमारी प्रतिभा ये सब देख रही थी। अर्जुन ने अपनी पत्नी को शुरू से अंत तक सारी घटना बता दी। तो ये था वो रहस्य। शेर तुम्हारी बात इसलिए मान गया क्योंकि तुम्हारे हाथ में तिलिस्मी अंगूठी थी। लेकिन अब अगर शेर सामने आ गया तब क्या करोगे? अब मैं राजा हूं, राजा। आदेश नहीं दूंगा, बल्कि तलवार से शेर का सामना करूंगा। ये सुनकर राजकुमारी प्रतिभा मुस्कुराने लगी। दोनों पति पत्नी महल के अंदर चले गए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।